हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हालातों पर इतना ध्यान मत दो कि सपनों को ही भूल जाओ, बल्कि अपने सपनों पर इतना ध्यान दो कि हालात याद ही ना रहें। आपके सामने अगर कोई परेशानी आती है या फिर आप किसी परेशानी दौर से गुजर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने सपनों या अपनी मंजिल तक पहुंचने में किसी न किसी तरीके से रुकावट महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देंगे, जिस पद के बारे में आप सोचते हैं या फिर कहीं किसी भी मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उसके बारे में और एक जुनून के तहत उसको सोचेंगे, तो कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या फिर शारीरिक स्थिति हो, आप सब कुछ पीछे छोड़कर उस मंजिल पर उस सफलता को जरूर और निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, यानी न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली नेशनल न्यूज़ है भारत में, यहाँ पर होगा निवेश। भारत में निवेश के लिए इससे बेहतर मौका नहीं, ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा है चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहे वायुसेना, ये बोला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पहली न्यूज़ से देखते हैं कि भारत में निवेश के लिए इससे बेहतर मौका नहीं। कोरोना काल में जब तमाम देश अपने आप में सिमट रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच के निवेशकों के समक्ष भारत को सबसे आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल मध्यम वर्ग, इंटरनेट जैसे आधुनिक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल व सरकार की ठोस नीतियों के आधार पर मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश करने का इससे बेहतर मौका नहीं है। उन्होंने अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित होने वाली इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए बुधवार को यह बात कही। सालाना तौर पर होने वाला यह समारोह दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को दिशा देने वाला साबित हो रहा है और इससे दूसरे देशों के निवेशक भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। बुधवार को मोदी के भाषण से ठीक पहले इस समिट को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी संबोधित किया। उनके भाषण में भी साफ था कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते कई तरह की समस्याओं के बावजूद आगे बहुत तेजी से बढ़ने को तैयार हैं। पोम्पियो के निशाने पर वैसे तो चीन था, लेकिन चीन से बाहर जाने वाली कंपनियों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये कंपनियां भारत में आ सकती हैं। दूसरी न्यूज़ है कि चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहे वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध की प्रक्रिया में भारतीय वायुसेना द्वारा अग्रिम ठिकानों पर अपने संसाधनों की त्वरित तैनाती को लेकर भारतीय वायुसेना की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि बालाकोट में उसके हमले और मौजूदा युद्धक तैयारियों ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वायुसेना से किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन को पहले दिन संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्र का संकल्प अडिग है और देश के लोगों को अपनी सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। सिंह ने उस पेशेवर अंदाज के बारे में भी बात की जिससे वायुसेना ने पिछले साल पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया था और बीते कुछ महीनों में परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में वायुसेना की सक्रिय भूमिका रही है। तो ये नेशनल पेज की न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा 1.5 करोड़ हुई कोरोना मरीजों की तादाद। दूसरा है हिमालय क्षेत्र में चीन किसी को धमका नहीं सकता, ये बोला है अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने। और तीसरी न्यूज़ है सिंगापुर में भारतवंशी को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं जो मिसप्रिंट हो गई है। 1.5 करोड़ हुई कोरोना मरीजों की तादाद। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जबकि अभी तक 6 लाख
17,254 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके चेतावनी दी कि दुर्भाग्य से सब कुछ ठीक होने से पहले स्थिति और खराब होगी। आंकड़ों की बात करें तो पहले 20 लाख मरीज होने में जहां 15 सप्ताह लगे, वहीं 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ मरीज होने में मात्र 8 दिन लगे। कोरोना मरीजों का आधिकारिक आंकड़ा 1,50,09,213 पर पहुंच गया है। अमेरिका में लगभग 1,42,073 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39 लाख से अधिक प्रभावित हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहां पर 21.5 लाख संक्रमित हैं और अब तक 81,000 से ज़्यादा लोग की जान जा चुकी है। अमेरिका में 1,000 लोगों की मौत, मंगलवार को अमेरिका में 1,000 की मौत हुई है और 10 जून के बाद यह पहली बार है जब 24 घंटे के अंदर इतनी संख्या में मौत हुई है। उधर कैलिफोर्निया में संक्रमित मरीजों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। भले ही अमेरिका में महामारी चरम पर हो, लेकिन अभी भी कुछ प्रांतों के गवर्नर, शहरों के मेयर और स्थानीय अधिकारी बीमारी को लेकर बहुत गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हिमालय क्षेत्र में चीन किसी को धमका नहीं सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के साथ हिंसक झड़प व पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में बीजिंग दूसरे देशों को धमका और परेशान नहीं कर सकता। लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन में पोम्पियो ने कहा कि ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ उनकी बातचीत में चीन प्रमुख मुद्दों में से एक था। पोम्पियो ने कहा कि आप उन समुद्री क्षेत्रों के लिए दावा नहीं कर सकते जिन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप हिमालय क्षेत्र में दूसरे देशों को धमका और परेशान नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम भी करते हैं और उनका इस्तेमाल अपने लिए कृत्यों को छुपाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सिंगापुर में भारतवंशी को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। कोरोना संक्रमण से अग्रिम मोर्चों पर मुकाबला कर रही भारतवंशी नर्सिंग ऑफिसर कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नारायण स्वामी को समेत 5 नर्सों को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने की जानकारी दी है। पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के साथ 10,000 सिंगापुरी डॉलर यानी करीब 5 लाख रुपए दिए गए हैं। 59 वर्षीय नारायण स्वामी सिंगापुर के वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग विभाग की उप निदेशक हैं। ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है चीन से आयात पर रोक के पक्ष में 67% MSME और दूसरी न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद दूसरा आर्थिक पैकेज संभव। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। यूं तो चीन से आयात पर रोक को लेकर अलग अलग मत हैं और एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि इसके लिए कुछ वक्त की जरूरत होगी, लेकिन देश की 67% छोटी और मझोली कंपनियां चीन से होने वाले आयात पर रोक के पक्ष में हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, स्कॉच ग्रुप, भारतीय वित्त सलाहकार समिति और टैक्स लॉ एडुकेयर सोसाइटी की तरफ से हाल में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 35% MSME की ही मानती है कि चीन से आयात रुकने के बाद उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। रोक के पक्ष में दिख रही अधिकतर छोटी व मझोली कंपनियों को लगता है कि उनके लिए बाजार में स्पर्धा घटेगी। 42% MSME को चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक से कारोबार में कोई फायदा नहीं दिख रहा है। वहीं 22% MSME इस संबंध में कोई राय नहीं रखते हैं। इन दिनों MSME के खरीदार भुगतान में विलंब कर रहे हैं। 41% MSME का कहना है कि उनके खरीदार भुगतान करने में 3 महीने तक का समय ले रहे हैं। वहीं 35% खरीदार 3 से 6 महीने में भुगतान कर रहे हैं, तो 24% खरीदार भुगतान के लिए 6 महीने से अधिक समय मांग रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद दूसरा आर्थिक पैकेज संभव। भारत में इकोनॉमी को पैकेज का नया डोज सीधे तौर पर कोरोना वैक्सीन से जुड़ा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इसका संकेत दिया है। उनका मानना है कि
कोरोना के लिए वैक्सीन मिलने पर ही इकोनॉमी को फिर से वित्तीय डोज देने का सही समय होगा। इकोनॉमी के लिए वित्तीय पैकेज महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह पैकेज तब दिया जाता है। उन्होंने वर्तमान सुस्ती के लिए बैंकिंग सेक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक अधिकारियों द्वारा लिए गए गलत फैसलों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रव्यूह में फंस गई है। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए औद्योगिक संगठनों की तरफ से एक और वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है। सरकार 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पहले दे चुकी है। बुधवार को उद्योग संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार खपत में बढ़ोतरी करना चाहती है, लेकिन अभी वित्तीय पैकेज देने का सही समय नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन आ जाने पर लोगों में कोरोना को लेकर डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अनिश्चितता भी खत्म हो जाएगी और अगला पैकेज देने का वही सही समय होगा। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल है हर बार की तरह। पहला आर्टिकल है संस्कृति की पुनर्स्थापना का शुभ मुहूर्त। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिन राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनके जन्म स्थान को लेकर अपने ही देश में 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि अपने ही घर में कमजोर होती हिंदी, हिंदी कमजोर होती जाएगी तो उसमें रची बसी संस्कृति और संस्कारों पर भी बुरा असर पड़ेगा। और ये लिखा है आर्टिकल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि कानून का राज। जिस तरीके से अपराधी विकास दुबे के हाथों 8 पुलिसकर्मी मारे जाने के बाद पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हुई और फिर लगातार फैसले कानून द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं, उस पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं कि संस्कृति की पुनर्स्थापना का शुभ मुहूर्त। त्रेता युग में जब मुनि वशिष्ठ ने राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शुभ और अशुभ राम से ही प्रकाशित होते हैं। राम का जिस दिन राज्याभिषेक होगा वह शुभ दिन बन जाएगा। भारतवर्ष में 5 अगस्त एक नया शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ 5 अगस्त को सनातन धर्म की संस्कृति की समाज में पुनर्स्थापना का श्री गणेश होगा। पुनर्स्थापना इसलिए कि पिछली कई शताब्दियों में हम धीरे धीरे अपनी ही संस्कृति से दूर होते गए हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है गृहस्थ व्यवस्था और राम इस व्यवस्था के चरम आदर्श हैं। राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी कठिन है। उनके चरित्र से समाज में मर्यादाएं बनी, आदर्श स्थापित हुए। राम भारत की सांस्कृतिक विरासत के सर्वोच्च प्रतीक हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पहले सर्ग में ऋषि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं, इस समय इस लोक में कौन गुणवान है, शक्तिशाली है, धर्म का ज्ञाता है, कृतज्ञ है, सत्यभाषी है, चरित्रवान है, सब प्राणियों की भलाई करने वाला है, क्रोधहीन है और तेजस्वी है, जिससे युद्ध में कोप करने का पर देवता भी डरते हैं, वह पुरुष कौन है। इस पर नारद कहते हैं वह इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं और उनका नाम है राम। जिस प्रकार नदियां सागर के पास जाती हैं उसी प्रकार सज्जन पुरुष राम के पास जाते हैं। अपनी पुस्तक वैश्वानर की प्रस्तावना में मंत्रों की शक्ति के बारे में बात करते हुए शिव प्रसाद सिंह लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि हमारा बौद्धिक कितना नकलची है और अज्ञान के ज्ञान में मस्त रहने वाला प्राणी है। उसे अगर कुरान या बाइबल सुनाया जाए तो वह प्रशंसा के अतिरिक्त एक शब्द नहीं कहेगा, पर यदि हम वैदिक युग की मान्यता के अनुरूप कुछ भी लिखें तो वह नाक भौं सिकुड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद मंदिर मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता खत्म सी हो गई थी। इसके विरोधी तंज करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर समर्थकों की उम्मीद बढ़ी, पर पहले कार्यकाल में कोई ठोस पहल न होने से थोड़ी निराशा हुई। दूसरे कार्यकाल में सरकार ने 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे काम किए जो लोग असंभव मानकर चल रहे थे। 3 तलाक की कुप्रथा खत्म हो सकती है, यह तो
इसके खिलाफ आंदोलन करने वाली मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं लगता था। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा, यह पाक अधिकृत कश्मीर को लेने से भी अधिक कठिन लगता था। पर अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद 5 अगस्त 2019 को संसद ने जो देखा वह अविश्वसनीय और कल्पनातीत था। बात सिर्फ यह नहीं कि मोदी सरकार संविधान के इस प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव लाई, इससे भी बड़ी बात यह थी कि अल्पमत में होते हुए भी राज्यसभा में यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद अभी और कई साल न आता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते। बड़ी बात यह हुई कि 5 जजों की पीठ का फैसला सर्वसम्मति से आया। इसकी भी संभावना ना के बराबर थी। फैसले से हिंदुओं के मन में अपने ही देश में तिरस्कृत होने का भाव तिरोही हो गया। याद रहे, सनातन धर्म में विभिन्न धर्मों संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत क्षमता है। यह क्षमता राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर हर्ष नारायण ने अपनी पुस्तक भारतीय सनातन संस्कृति विविध आयाम में लिखा है कि धर्म और आध्यात्म की ठोस भूमि के बिना नैतिकता की अट्टालिका खड़ी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि अपने ही गढ़ में कमजोर होती हिंदी। हिंदी अपने ही घर में ही कितनी दुर्दशाग्रस्त है, इसका अंदाजा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में इस वर्ष 8 लाख परीक्षार्थियों में के हिंदी में फेल होने से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में हिंदी का लचर प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 10 लाख विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए थे और 2018 में यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 11 लाख से अधिक विद्यार्थी हिंदी में असफल रहे थे। हिंदी की कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी है। हिंदी की चिंतित करने वाली इस दशा का एक कारण तो यही है कि किशोर और नौजवान हिंदी के पाठ्यक्रम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके अभिभावक भी हिंदी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य किया गया होता तो कोई भी अभिभावक हिंदी को कम प्राथमिकता नहीं देता। बच्चे को भी हिंदी को अधिक गंभीरता से पढ़ते हैं। पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी को गंभीरता से पढ़ाया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों से बोल बोलकर हिंदी में गिनती, पहाड़े और कविता रटवाते थे। हिंदी में बोलकर लेखन अभ्यास कराते और सुलेख लिखवाते थे। हिंदी को इतने सरल ढंग से पढ़ाते थे कि विद्यार्थी में स्वतः रुचि जग जाती थी। हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में हिंदी को सरस और सहज ढंग से नहीं पढ़ाए जाने का ही परिणाम है कि हिंदी शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में रुचि खत्म होती गई। निसंदेह हिंदी दूसरी भाषाओं से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेजी के साथ अन्य दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में इस कदर प्रचलित हैं कि लगता नहीं कि वे दूसरी भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द फ्रेंच का है जिसे हम बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। तुलुप डच का शब्द है जो हिंदी में खूब चलता है। इसी तरह हिंदी ने तुर्की से आका, कालीन, काबू, कैंची, तोप, तलाश, बेगम जैसे कई शब्द ले रखे हैं। हिंदी दूसरी भाषाओं और स्वयं अपनी बोलियों से भी स्रोत ग्रहण करती रही है। कदाचित इसलिए वह नीर भरी नदी बन गई है। लेकिन तथ्य यह है कि हिंदी समाज में हिंदी के लाखों शब्द अस्पृश्य बने हुए हैं। हिंदी की दुर्दशा केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में हिंदी में एमए के अधिकतर विद्यार्थियों और एमफिल तथा पीएचडी के अधिकतर शोधार्थियों से भी भाषा का संस्कार अनुशासन नहीं है। कोई भाषा ही उस समाज की आशा होती है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, एक संस्कृति और जीवन शैली की संरक्षक भी है। हिंदी कमजोर होती जाएगी तो उसमें रची बसी संस्कृति और संस्कार का दिवाला पिट जाएगा। हिंदी को कमजोर होने से बचाने का एक उपाय नौकरी के लिए उसे अनिवार्य करना और हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ाने का ठोस उपक्रम करना है। सबसे आवश्यक है कि हिंदी भाषी उसके प्रति गर्व का भाव पैदा करें। हिंदी पट्टी के राज्यों में अपनी भाषा, उससे साहित्य और कला संस्कृति के प्रति वांछित प्रेम नहीं है। पवन वृत्ति और जिज्ञासु भाव को किनारे होने दिया जाए। पढ़ने का संस्कार परिवार में रोपा जाता है, फिर स्कूल कॉलेज में उसे सींचा जाता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मातृभाषा को अपने समाज में पुनः प्रतिष्ठित करने और हिंदी के जरिए तत्वों को पुनर्गठित करके ही हम
अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचा पाएंगे। तकनीक के युग में हमें अपनी भाषा के प्रति और सजग होने की आवश्यकता है। तीसरा आर्टिकल है कानून का राज। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के हाथों 8 पुलिस कर्मियों के मारे जाने और फिर पुलिस मुठभेड़ में खुद उसकी मौत के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जांच आयोग का नए सिरे से गठन कर दिया है। अब इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होंगे और वही उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस आयोग की ओर से इसकी भी जांच की जाएगी कि आखिर 60 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना करने के बाद भी विकास दुबे जमानत हासिल करने में कैसे समर्थ हो गया। यह आयोग किसी भी नतीजे पर पहुंचे, यह किसी से नहीं छिपा कि ऐसा न जाने कितने कुख्यात अपराधी हैं जो विकास दुबे की तरह जमानत पाने या फिर पेरोल हासिल करने में समर्थ रहते हैं। क्या आवश्यकता इसकी नहीं है कि उन कारणों की तह तक जाकर उसका निवारण किया जाए जिनके चलते ऐसा होता है। ये कारण अबूझ अज्ञान नहीं है। सबको पता है कि अपराधी माफिया तत्व व्यवस्था की खामी का जमकर लाभ उठा रहे हैं। न केवल उनके मामलों की सुनवाई बेहद धीमी होती है, बल्कि उनके खिलाफ गवाह और सबूत भी मुश्किल से मिलते हैं। उन्हें जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है। जब ऐसा होता है तो वे और अधिक दुस्साहसी हो जाते हैं। ऐसे अपराधी या तो राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लेते हैं या फिर खुद ही राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। इससे केवल कानून का मजाक ही नहीं उड़ता, बल्कि राजनीति में दूषित होती है। सबसे खराब बात यह होती है कि आम लोगों का कानून के राज के प्रति भरोसा डिगता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है भारत की ओलंपिक तैयारियों को झटका। भारत की ओलंपिक तैयारियों को बड़ा झटका लगा है जब विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। वाडा ने कहा कि प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया है। वाडा ने पिछले साल अगस्त में NDTL को पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया था। वैश्विक संस्था के नवीनतम निरीक्षण में पता चला था कि अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। इस निलंबन के कारण NDTL कोई डोपिंग रोधी गतिविधियां नहीं कर पाएगा, जिसमें मूत्र और रक्त के नमूनों का परीक्षण भी शामिल है। वाडा के निरीक्षण से पता चला है कि NDTL प्रयोगशालाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती, जिसमें प्रयोगशाला को आइसोटोप रेशियो मॉस स्पेक्ट्रोमेट्री भी शामिल है, जिस तकनीक का इस्तेमाल प्रतिबंधित पदार्थों की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो ये आज का यानी 23 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।